दोस्तों नमस्कार। एमा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट दोस्त राजकुमार। आज एक ऐसे मुद्दे के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस चैनल को टन की आवाज़ में सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के हमारा सहयोग करें, क्योंकि जो कल की वीडियो थी उसके बाद आज सरकार ने मेरे सारे चैनल जो हैं वो जीरो रीच पर ला के खड़े कर दिए हैं। उसके साथ साथ जो मेरा निजी डाटा पैक है उसको भी बिल्कुल जीरो लेवल पे कर दिया है, क्योंकि मैंने कल ही आपको बताया था कि जो मुद्दे मीडिया अपने जेब में रखती है या उसके तहत किसी ऐसे जगह पे एक्सपोज करती है जिसका कोई मकसद कोई मायने नहीं होता है। जो मुद्दे मैं उठा रहा हूँ शायद सटीक दस्तावेजों के साथ और तर्क के साथ रखता हूँ मैं, क्योंकि सरकार को 20-25 सालों में कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। उन्होंने पूरी कोशिश की कि इसको एलिमिनेट किया जाए, फर्जी एफआईआर भी लगाई, उससे भी कुछ नहीं हुआ, और उसके बाद पीएसए भी लगाया, उससे भी कुछ नहीं हुआ। मुझे घर से भी परेशानी की, उससे भी कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समाज के अंदर बहुत कम लोगों को सुनाई और दिखाई जाती हैं। हम किसी धन्ना सेठ के ना तो गुलाम हैं और ना ही उनके चाटुकार हैं। मैंने आपको पहले कहा था कि मैं सोशलिस्ट हूँ, राजनीति से संबंधित हूँ और मैंने चुनाव भी काफ़ी सारे लड़े हैं। लेकिन जिस तरह से मैंने देखा है कि हम जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो मुद्दों को उठाते तो हैं, लेकिन शायद मीडिया उसको कट कटाव करके तो ठंडे बस्ते में डाल देता है, जो कि एजेंसियों के लिए काम करते हैं, जो कि रूलिंग सरकारों के लिए काम करते हैं। आज का मुद्दा बहुत ही संगीन है और पुलिस और न्यायपालिका के बीच एक बार फिर नेक्सस को उजागर करता है। जी हाँ दोस्तों, मैंने पहले भी आपको कहा था कि मैं सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के मामले ही उठाऊंगा जो आम जनमानस के साथ जुड़े हुए हैं और जो लोगों को परेशानी का सामना करने के लिए मजबूर कर देते हैं। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, आपकी स्क्रीन के ऊपर क्यूआर कोड है और जो आप अपने मन से आर्थिक मदद हमारी कर सकें तो वो ज़रूर करें, क्योंकि हम किसी धन्ना सेठ के चाटुकार नहीं हैं और ना ही उनके गुलाम हैं। आप तक हर एक स्टोरी जो है वो सटीक आवाज़ में पहुँचे, इसके लिए हमें आपके आर्थिक सहयोग और प्रोत्साहित की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि मेरा हर चैनल जो है वो ब्लॉक करके रखा हुआ है, रीच जीरो लेवल पे करके रखी हुई है। आपकी लाइक शेयर कमेंट जो है वो समाज के लिए एक बहुत बड़ा कार्य करेगी। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको उस मुद्दे की बात बताता हूँ। एक भाजपा कॉरपोरेटर की बेटी की लाश, जो एक बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक घटना थी, लेकिन दुख इस बात का है कि ना तो उसके पीछे किसी समाज ने बात उठाई, ना किसी रिश्तेदार ने आवाज़ उठाई और ना ही माँ बाप ने, भाई बहनों ने उसके पीछे कोई एक पहल रखा। जी हाँ दोस्तों, ये मामला 2 पुलिस स्टेशनों की ज्यूरिडिक्शन में पिसता चला गया। जो विक्टिम थी 18 से 20 साल की लड़की थी। उसकी लाश घर से 20 से 25 किलोमीटर बेली चराना के बंद नहर से प्राप्त हुई, जो कि प्रथम तौर पे 2 पहलुओं के ऊपर कार्य करती है। या तो वो खुदकुशी होती है या फिर वो मर्डर होता है, लेकिन दोनों का एक अलग अलग रूप होता है। जी हाँ दोस्तों, आप शायद ये सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों कहता हूँ, क्योंकि मैं खुदकुशी के ऊपर 0% भी विश्वास नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि रात के 9 बजे तक वो विक्टिम जो लड़की थी वो अपने माँ बाप के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने किसी सगे संबंधी के शादी समारोह में उपस्थित थी। जहाँ तक मेरी अपनी नॉलेज है, जहाँ तक मेरा अपना विजनिंग है, वो ये है कि उस लड़की को ना तो ड्राइविंग आती थी और ना ही उसके पास कोई उस टाइम गाड़ी थी, क्योंकि 20 से 25 किलोमीटर दूर रात के 9 बजे के बाद गायब होके सुबह 4 बजे लाश मिलना वो अपने आप में एक
चिन्ह जो छोड़ के जाता है। जी हाँ दोस्तों, पहले हम बात करते हैं कि ये पुलिस की कारकर्दगी जो थी वो किस बिंदु के ऊपर आके रुकी। अगर बात हम पहले करें सुसाइड की, तो मैंने आपको पहले कहा कि वो बनता ही नहीं, क्योंकि सुसाइड होता तो वो उस पैलेस के नियर अबाउट होता, या आगे पीछे होता, या घर में होता। रात के 9 बजे तक जो एविडेंस है, जो वीडियो क्लिप्स थी वहाँ की, वो रात के 9 बजे तक अपने परिवार के साथ शादी समारोह में पार्टिसिपेट कर रही थी। अब दूसरा पहलू जो है वो है हत्या का। हत्या एक ऐसा बिंदु है कि उसके पीछे कई संगीन अपराध तथ्य और जो कई उसके सवाल खड़े करते हैं। दोस्तों, ये मामला भाजपा के कॉरपोरेटर वार्ड नंबर 63 की बेटी का मामला है। लेकिन दुख इस बात का है कि भाजपा का कॉरपोरेटर एक पद के ऊपर बैठा हुआ और एक नुमाइंदगी करने वाला अपने परिवार को अगर इंसाफ नहीं दिला सकता, तो शक की सुई कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी जाके घूमती है। दोस्तों, ये मामला बहुत ही संगीन था, लेकिन पुलिस और न्यायपालिका की मिलीभगत ने इस मामले को इस तरह से दफन किया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्योंकि अगर आज की तारीख में बहन बेटियों की इज्जत तार बतार और आज की तारीख में ऐसा हो, तो फिर मैं समझता हूँ कि हम समाज के लिए एक बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक कार्य है। क्योंकि यही बेटियां, अभी आपने देखा होगा जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ, उसमें भी 2 बेटियों ने परचम फहराया। अभी जम्मू की एक बेटी थी जो एक पत्रकार की बेटी थी, उसने भी इस 26 जनवरी के ऊपर, गणतंत्र दिवस के ऊपर अपना परचम लखाया, और डोगरा को जो सॉइल ऑफ बेटी थी उसने इस चीज़ को साबित किया। बेटियां घर की शान होती हैं, बेटियां इस देश की शान हैं, और बेटियां इस समाज की शान हैं। लेकिन अगर एक बेटी के साथ माँ बाप जब भाई बहन ऐसा करे, तो मैं समझता हूँ ये समाज के लिए बहुत ही निंदनीय है। जी हाँ दोस्तों, ये डेड बॉडी जब मिली तो उसी टाइम ये शक की सुई जो थी वो मर्डर के ऊपर घूम पड़ी। लेकिन वही बात है कि जिनकी बेटी थी, अगर उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई, एक पद के ऊपर बैठ के अगर आवाज़ नहीं उठाई, तो फिर मैं समझता हूँ कि इसके लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठा पाएगा। पुलिस 2 पुलिस स्टेशनों के मझधार में फंसी थी, लेकिन जो जुरिडिक्शन जहाँ से डेड बॉडी मिली वो सतवारी की थी, और जो उसका होम टाउन था, रेजिडेंस था, वो दमाना पुलिस स्टेशन का था। अब उसके ऊपर जांच का विषय जो था वो बहुत गंभीर था, क्योंकि ताज़ा मामला था, इतनी जल्दी उसकी जो फुटेज थी वो डिलीट नहीं हो सकती थी। पुलिस ने जांच शुरू की और उस मैरिज हॉल की सीसीटीवी फुटेज की जो ब्रीकियों के साथ जांच थी वो की। लेकिन जब उसमें पाया कि ये मामला जो है ये किडनैपिंग के बाद और हत्या का साबित होता है, लेकिन उसमें आपको ये सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा, अचंभित होगा कि क्या इस समाज के अंदर ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। जब वो जांच परत दर परत खोलती नजर आई, तो उसमें बहन जो विक्टिम थी, जिसकी लाश मिली थी, उसके भाई का सीधा सीधा हाथ और उसके ब्रदर इन लॉ का सीधा सीधा हाथ सामने आया। अब बात आके रुकती है कि वो एक कॉरपोरेटर का बेटा था, जो बेटी थी वो तो चली गई थी, उसकी लाश ही लाश बची थी, वो जिंदा वापस नहीं आ सकती थी। लेकिन बेटा सिर्फ एक ही था, और वो बेटा भी अगर उस मर्डर केस में चला जाता तो शायद वो आज जेल में होता। लेकिन मामला ऑनर किलिंग का था। अगर समाज ने हमें इस चीज़ की इजाज़त दी है कि अगर 18 साल के बाद हर जो नागरिक है संवैधानिक तौर पे वो बालिग होता है, तो वो अपने निर्णय खुद ले सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये मामला प्रेम प्रसंग का था, लेकिन उसके ऊपर उससे भी बड़ी दुखद घटना ये थी कि पुलिस ने पूरी की पूरी लीपापोती की और लाखों की रिश्वत खा के उस मामले को दफन कर दिया, जो कि संविधान के तहत एक ऑनर किलिंग का मामला था। बात बेटे, बात बेटी, बात माँ, बात बाप, बाप रिश्तेदार की नहीं थी, बात थी एक जवान बेटी की लाश। उसके बाद जब ये जांच आगे बढ़ी, तो जहां पे ऑनर किलिंग का मामला सामने आया, पर उससे भी बड़ी दुखद की बात ये हो गई कि जांच एक दिन में ही खत्म कर दी गई। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद जांच एक दिन में खत्म होने के बाद जब ये मामला दबता नजर आया, तो शायद वही बात आ गई कि किसी के मामले में कौन इंटरवीन करेगा। ये मामला उस समय इस बुलंदियों पे था, शायद मेरे ख्याल से उस टाइम
जो पूर्व एसएसपी मनोहर सिंह थे, उनके ऊपर एक बहुत ही संगीन हत्या का मामला चल पड़ा था, जो कि उस टाइम शायद जम्मू के एसएसपी थे और जेल की उनके लिए एक बहुत बड़ी दरवाजे खुले थे। लेकिन शायद उन्होंने 5 साल जेल भी काटी और उनके साथ और भी कुछ लोग थे, लेकिन मामला उनकी निगरानी में, उनकी सुपरविज़न में ये दबाया गया। अब साथियों बात उठती है कि ऑनर किलिंग का मामला वो सीधा घर के ऊपर आकर टिकता है। उसमें बाप की भी इन्वॉल्विंग हो सकती है, उसमें माँ की भी इन्वॉल्विंग हो सकती है और बाई की और उसके जो साले की थी वो तो 101% थी। वो क्यों थी वो भी मैं आपको उजागर कर देता हूँ, क्योंकि जो बाई था उस विक्टिम का, उसने अपनी मौसेरी बहन के साथ शादी की थी, जो कि शायद इस समाज के लिए कहीं न कहीं एक बहुत ही भद्दा इल्ज़ाम और कलंक था। लेकिन साथियों, अगर उसको ये चीज़ करने का अधिकार था, तो मे बी पॉसिबल कि जो विक्टिम थी उसको भी ये अधिकार उतना ही था जितना कि आज उसको है। दोस्तों ये मामला उसी दिन सेम डेट को पता नहीं क्लोज़र रिपोर्ट इसकी कोर्ट के अंदर फाइल हुई या नहीं हुई, इसके लिए तो जाँच का विषय बहुत ज़रूरी था। लेकिन दुःख इस बात का है कि बाप भाजपा का कॉर्पोरेटर था और भाजपा का ही मेयर था, लेकिन शायद उन्होंने इस चीज़ को फ़ॉलो अप नहीं किया। लेकिन जो शक की सुई थी, वो जाके उनके ऊपर घूमी। मैंने आपको पहले कहा कि पुलिस के बीच में और न्यायपालिका के बीच एक बहुत बड़ा नेक्सस है और उसकी जो लीपापोती होती है, वो शायद विधायक पालिका और कार्यपालिका जो है वो पूरा कर रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर ये स्टोरी मैं आज बहुत ही निंदनीय कंडेम्ड के तहत ये स्टोरी कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं काफ़ी देर से सोच रहा था, लेकिन शायद जम्मू के मीडिया ने मेरा साथ नहीं दिया। आपने मेरी स्क्रीन के ऊपर वो पूरी स्टोरी भी पढ़ी होगी। अब मैं अगले तथ्य की ओर चलता हूँ। वो जो बाप था, अगली जो स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ वो शाही अनपढ़ था। कुदरत का निज़ाम था कि उसकी किस्मत ने कुछ साथ दिया। वार्ड नंबर 63 जो थी वो रिज़र्व हो गई और उसको कहते हैं कि एक डोगरी की कहावत है कि "भोहा सड़ेदा ते मंझ ही भुक्खी"। वार्ड रिज़र्व होई, उत्थे बीजेपी दी कोई बंदा नहीं लभ्या, उन्हें नाग खड़ेरी ओढ़िया। दोस्तों, बात इतनी गंभीर हो चुकी थी कि वो दिन प्रतिदिन अपराध करता गया। एक दिन वो, अभी भी आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक दिन वो लैंड ग्रैबिंग में भी थाने में चला गया। हम तो आपको अपनी क्लियर सारी बातें बताते आ रहे हैं। हम किसी से छुपाते नहीं हैं कि मेरे पे कितने फर्जी मामले हुए और जो वैष्णो देवी का मामला था उसके बाद सारे हुए। दोस्तों, बात थी कि इस लड़की को इंसाफ कैसे मिले। अगर बाप उसमें शामिल है, भाई उसमें शामिल है, माँ उसमें शामिल है, बहन उसमें शामिल है, साला उसमें शामिल है, तो इंसाफ कौन दिलाए? वो बात आती है, या तो जांच एजेंसी इंसाफ दिलाती, या फिर न्यायपालिका इंसाफ दिलाती, या फिर समाज जो इंसाफ दिलाता। समाज तो किसी के निजी मामले में इंटरवीन नहीं करेगा, लेकिन आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने काफ़ी बार मीडिया से अप्रोच किया, लेकिन मीडिया ने शायद इस चीज़ को, खैर मीडिया तो पुलिस के खिलाफ एक लफ्ज़ भी उजागर करने से इतना कतराती है कि कहीं उनको भी जेल की हवा ना खानी पड़े। दोस्तों ये मामला इतना गंभीर था कि शायद भाई के आँखों में पता नहीं उस टाइम पानी था या नहीं था, बाप के आँखों में पानी था या नहीं था, लेकिन शायद बाकी परिवार के लोगों के लिए ज़रूर सोचने की बात है। अगर माँ भी इस चीज़ के लिए एक स्टैंड लेती तो शायद जाँच जो है वो पूरी होती। लेकिन वही बात थी कि वो घर का बेदी लंका डाहे, भाई का इसमें 99% हाथ था। ये मामला पूरी तरह से ऑनर किलिंग का था। अगर मेरे को इस चीज़ की नॉलेज है तो मेरे ख्याल से उस जांच एजेंसी को भी पूरी होनी चाहिए थी, और जांच एजेंसी एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और उच्च स्तर की जांच करती है। अगर उसका नार्को करवाया जाता, अगर उसकी पॉलीग्राफी कराई जाती, वीडियोग्राफी की फुटेज उनके पास थी, अगर उसको थोड़ा सा थर्ड डिग्री इस्तेमाल किया जाता तो शायद वो सब कुछ अपराध को मानता, क्योंकि एक मर्डर हुआ था, एक लाश जो थी वो एक बंद नहर से प्राप्त हुई थी। दोस्तों उसके बाद जब पूरी प्रोसीडिंग आई तो हम चले गए कोर्ट के अंदर। कोर्ट से जब इसकी क्लोजर रिपोर्ट की बात या फिर एफआईआर की बात करी तो कोर्ट ने अपनी जो पारदर्शिता थी उसके ऊपर ही लगाम लगा दिया। कोर्ट ये कहता है, जबकि उस ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि ये जो एप्लीकेशन है इसके बीच में लिखित में उनको डोजर नंबर दिया हुआ है कि डोजर नंबर 37 जो है 3/12/2009 का है। आप इसके एफआईआर की कॉपी या इसकी क्लोजर रिपोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी प्रदान कर दें। लेकिन जो करंट
मौजूदा जो सीजीएम है उसने इस मामले को इतनी बुरी तरह से दबाया, ना तो उसने पुलिस से कोई रिपोर्ट ली और ना ही उसने अपने जज होने का कोई सबूत दिया कि वो पारदर्शित है, किसी को इंसाफ दे सकते हैं या कि नहीं दे सकते हैं। दोस्तों, जब इसकी बात आगे चली तो उन्होंने एक हल्की फुल्की रिपोर्ट बना के दे दी और इल्ज़ाम जो था वो एप्लीकेंट के ऊपर लगा दिया कि आपने जो एप्लीकेशन दी है उसके बीच में कोई भी एफआईआर का नंबर मेंशन नहीं किया है। अरे जज साहब, अगर आपसे ये सवाल सीधा जनता के बीच में पूछा जाए कि अगर एफआईआर नंबर होती तो शायद वो ऑनलाइन भी निकल जाती। जब आपको डोजर दे दिया गया कि डोजर नंबर दे दिया गया तो उस डोजर नंबर और तिथि से भी आप पुलिस स्टेशन दोमाना से उस एफआईआर की कॉपी निकलवा सकते थे। उस डोजर से भी आप पुलिस स्टेशन सतवारी से एफआईआर कॉपी निकाल सकते थे। अब सवाल ये था कि दो पुलिस स्टेशनों का मामला था, एफआईआर किस पुलिस स्टेशन में, दोमाना की पुलिस स्टेशन में या फिर जहाँ से लाश मिली उसकी पुलिस स्टेशन से, क्योंकि लाश वाली पुलिस जो डेड बॉडी मिलती है उसकी बहुत ज़रूरी एफआईआर बन जाती, क्योंकि जो एपिसोड है, जो इंसिडेंट है, वो उनकी यूरिडिक्शन में हुआ था। रही बात दोमाना पुलिस स्टेशन की, उनकी यूरिडिक्शन किडनैपिंग तक थी, क्योंकि उस वहाँ से लाश नहीं मिली थी और वो जिंदा कहाँ तक पहुँची, जीवल तक पहुँची, जहाँ बेली चराना में जाके उसका मर्डर हुआ, किस तरह हुआ, ये एक जांच का विषय था। लेकिन दुख आया उस नेक्सिस के ऊपर जो जम्मू कश्मीर की न्यायपालिका, शायद आज इस कई बार सुप्रीम कोर्ट को मैंने देखा, अभी आपके सामने सुप्रीम कोर्ट ने एक विक्टिम जो कश्मीर का था उसको 50 लाख रुपया कंपनसेट और पुलिस के ऊपर, पूरे पुलिस स्टेशन के ऊपर जो सीबीआई की एफआईआर लॉन्च की गई। और भी कई ऐसे मामले हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, जजेस को भी ये कहा कि आपने अपनी पारदर्शिता के ऊपर कलंक लगाया है, आपने पारदर्शिता से ना तो सुनवाई की है ना ही जांच की है। और जो मैं देख रहा हूँ पिछले 25 सालों में, मैंने कम से कम 20 से 25 जो फर्जी मामले हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट तक पहुँचाए, लेकिन जज महाराज जो हैं, जो चीफ जस्टिस है, जिनकी ज्यूरिडिक्शन है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन है, वो खामोश बैठे हैं। जो उनका एक अपना विजिलेंस है, रजिस्ट्रार विजिलेंस, एक स्पेशल पोस्ट है जजों के खिलाफ कंप्लेंट की, लेकिन वो भी खामोश है। उसके साथ साथ एडवोकेट एक्ट का 4 कंप्लेंटें थी, वो भी खामोश बैठी है। आखिर हम लोगों को इंसाफ, आम नागरिक को इंसाफ देगा कौन? अगर जजेस की इतनी बुरी हालत है तो मेरे ख्याल से ये न्यायपालिका को बंद कर देना चाहिए, पुलिस को भी बंद कर देना चाहिए, कुदरत के हवाले छोड़ देना चाहिए। अगर पुलिस और न्यायपालिका का इतना बड़ा नेक्सिस जो है वो एक लाश के ऊपर भी रिश्वतखोरी का धंधा करती है, तो फिर आप सोच सकते हैं कि भ्रष्टाचार की रूट्स कितनी गहरी होंगी। दोस्तों, बात यहाँ तक रुकती नहीं है। उसके बाद जब इसकी जांच की, या तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन होती या फिर री इन्वेस्टिगेशन होती। मान लिया उस टाइम कोई जज और था, वो कितना करप्ट था, वो उस टाइम की बात थी, लेकिन जो मौजूदा थे इन्होंने भी शायद गहराई से उस चीज़ को नहीं बताया। लेकिन जांच तो होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। दोस्तों, जब ये बात उसके परिवार तक पहुंचती है, जो उसका बाप था उसने पहले तो अपने बेटे का 10वीं का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया, स्पेशल रोल नंबर दवाया, स्पेशल सेंटर करवाया। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पीड़ा होती है, और वो पैसे के घमंड के ऊपर हर एक इंसान को कुचलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये सारा षड्यंत्र रचा, जब ये बात खुलने के ऊपर आई तो 2019 में उन्होंने 10 गवाहियां मेरे खिलाफ खड़ी कर दी। मैं पहले भी पारदर्शिता, मैंने उनको पहले भी कहा था कि आपने मेरे से दुश्मनी मोल लेनी है तो ले लीजिए, लेकिन मैं इस बेटी को इंसाफ दिलाऊंगा, मैं उसके रास्ते में किसी रोड़े को आने नहीं दूंगा। लेकिन उसने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा, फर्जी दस्तावेज, राशन कार्ड बना के दिया, उसी के ऊपर फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बना, उसी के ऊपर फर्जी एफआईआर का रिकॉर्ड बनाया गया और एफआईआर को जो है वो बंद कर दिया। अब सवाल उठता है कि अगर डेड बॉडी मिली है तो फिर अगर किसी और एफआईआर की इख्तामी लग सकती है तो इस एफआईआर की इख्तामी कहाँ चली गई? क्लोजर रिपोर्ट, पुलिस के पास कोई भी पावर नहीं है कि वो एफआईआर को अपने लेवल पे बंद कर सके। अंडरस्टूड सी बात है, वो कोर्ट में गई होगी और डिस्ट्रिक्ट के लिहाज से सीजीएम के पास गई होगी या फिर प्रिंसिपल सेशन जज के पास, क्योंकि मर्डर था तो मर्डर की बात है कि जानी तो सीजीएम के थ्रू ही थी, लेकिन गई होगी प्रिंसिपल सेशन जज के पास। अब सवाल उठता है कि वो मर्डर की एप्लीकेशन एफआईआर लॉन्च हुई थी या कि खुदकुशी की। ये एक सोचने का विषय था, लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। लेकिन जिस तरह से ये एक मर्डर जो ऑनर किलिंग मामला था, पैसे के बलबूते पे पुलिस ने और कोर्ट ने एक नेक्सिस करके इसको दबाया, ये एक गंभीर मसला था, गंभीरता के साथ सोचने का मसला था। आपकी क्या राय है इसके ऊपर? आप ज़रूर एक बार कमेंट करके अपनी राय प्रस्तुत करें और लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि किसी की बेटी अपनी बेटी का मसला है, उसकी आत्मा को शांति शायद मिली या नहीं मिली, हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि हम उस बेटी को
इंसाफ दिलाएं और जो उसके कातिल हैं उनको सज़ा दिलाएं। आप लोगों से उम्मीद है और एक बार पुरजोर गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि कल के वीडियो के बाद सरकार, न्यायपालिका, पुलिस पूरी तरह से तिलमिला चुकी है। मेरे सारे अकाउंट जो है वो रीच कम कर दी गई है और जहां तक कि मेरा निजी नेट था उसको भी, जो डाटा था उसको भी जीरो लेवल पे कर दिया गया है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, आपकी शेयरिंग बहुत मायने रखती है। हर वीडियो का आपकी शेयरिंग की ज़रूरत है ताकि इस जम्मू के अंदर जो भ्रष्टाचार देश कि नंबर 1 राज्य जो बन चुका है उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हूँ, आप शायद अपने परिवार के लिए हैं। मैं इस समाज के अंदर आज अपना सब कुछ खो चुका हूँ, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी है, क्योंकि मैं समाज के लिए चला हूँ, समाज को ही अपना परिवार समझता हूँ। समाज के लिए जीना है, समाज के लिए मरना है, क्योंकि हमें जिन लोगों ने आज़ादियाँ दिलाई थी वो भी किसी के बेटे थे और 18, 20, 25 साल की उम्र में उन्होंने फांसी को गले में लगाया था। लेकिन वो हम जैसे लोग नासपुक थे जो उनकी आज भी कदर नहीं कर सके। मैंने पिछले दिनों दिल्ली की मुख्यमंत्री का बयान सुना, मुझे बड़ा दुख लगा, क्योंकि समाज आज बहुत ही गलत दिशा में जा रहा है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। जय हिंद।